क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की कॉफी कैसे बनती है? एक छोटे से हरे बीज से लेकर उस सुगंधित और स्वादिष्ट कप तक जिसे हम सभी पसंद करते हैं, कॉफी एक अविश्वसनीय सफर तय करती है। कॉफी की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका के उस क्षेत्र से जुड़ी है जिसे आज इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार 9वीं शताब्दी के आसपास एक इथियोपियाई बकरी चरवाहे ने कॉफी की खोज की थी। जब उसने देखा कि उसकी बकरियां कॉफी के फल खाने के बाद असामान्य रूप से ऊर्जावान हो गईं। ये खोज अंततः कॉफी संस्कृति के वैश्विक प्रसार का कारण बनी। आज कॉफी दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेय में से एक है और वैश्विक खपत के मामले में पानी और चाय के बाद तीसरे स्थान पर आती है। दिलचस्प बात यह है कि क्रूड ऑयल के बाद कॉफी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वस्तु है और प्रति व्यक्ति खपत के मामले में फिनलैंड सबसे आगे है। हर दिन 2.25 बिलियन से अधिक कप कॉफी पी जाने के साथ कॉफी दुनिया भर की संस्कृतियों, उद्योगों और सुबह की दिनचर्या को ऊर्जा देती रहती है। कॉफी के पौधे की यात्रा उसके बीजों के अंकुरण से शुरू होती है, जिन्हें पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में सावधानी पूर्वक लगाया जाता है। अंकुरण के लगभग 1 सप्ताह बाद पौधे फूलने की अवस्था में प्रवेश करते हैं और उनकी शाखाओं पर नाजुक सफेद फूल खिलते हैं। अगले 6 से 9 महीनों में ये कलियां धीरे धीरे चमकदार लाल चेरी में बदल जाती है, जो उनकी पूर्ण परिपक्वता का संकेत देती है। कुशल जायका चुनने वाले सावधानी पूर्वक पकी हुई चेरी को हाथ से चुनते हैं, जबकि हरी चेरी को पौधे पर छोड़ दिया जाता है जब तक कि वे पूरी तरह पक न जाए। जितनी ताजी चेरी होगी, स्वाद उतना ही समृद्ध होगा। एक बार चेरी की कटाई हो जाने के बाद उन्हें पानी की नहरों में धोया जाता है, फिर एक पाइपिंग मशीन में भेजा जाता है जो उनके बाहरी छिलके और फल को हटा देती है। इसके बाद आता है सुखाने की प्रक्रिया, जो कॉफी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह बीजों में नमी की मात्रा को भंडारण के लिए आदर्श स्तर तक कम कर देती है। मजदूर सावधानी पूर्वक पार्चमेंट कवर्ड छिलके से ढके बीजों को पतली परत में सुखाने वाले बेड या आंगनों पर फैलाते हैं। कुशलता और सटीकता के साथ वे दिन भर इन बीजों को पलटते और पुनः व्यवस्थित करते हैं, ताकि वे सूरज की गर्मी और हल्की हवा के संपर्क में समान रूप से आ सके। एक बार सूखने के बाद बीज मिलिंग प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जहां विशेष मशीनें पार्चमेंट परत को हटा देती हैं, जिससे वे आगे की प्रक्रिया और रोस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चरण सूखे बीजों को बदलकर उनका विशिष्ट पीला या हल्का भूरे रंग का रूप प्रकट करता है, इससे पहले कि वे सुगंधित और समृद्ध कॉफी बनने की अपनी यात्रा जारी रखें, जिसे हम आनंद लेकर पीते हैं। इसके बाद बीजों को सावधानी पूर्वक छांटा और ग्रेड किया जाता है, जिसमें आकार, घनत्व और कुल गुणवत्ता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे भारी बीज, जिन्हें प्रथम श्रेणी का माना जाता है, निम्न ग्रेड वाले बीजों से अलग कर दिए जाते हैं। ये छंटाई प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले समान आकार के बीज उत्पादन की अगली प्रक्रिया में जाए। छंटाई के बाद बीजों को आमतौर पर बैग में पैक करके नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जाता है, ताकि उनकी ताजगी बनी रहे जब तक कि वे रोस्टिंग के लिए तैयार न हो जाए। इस अवस्था में इन्हें ग्रीन कॉफी बीन्स कहा जाता है। हालांकि इनका रंग गहरा हरा नहीं होता, बल्कि हल्का या पीले हरे रंग का होता है। इन सावधानी पूर्वक चुने गए बीजों को अब रोस्टिंग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है, जहां उनके समृद्ध स्वाद और सुगंध पूरी तरह से विकसित होंगे। कॉफी बीन्स को भूनना उनके स्वाद, सुगंध और कुल चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो अद्वितीय स्वाद यौगिकों के निर्माण की ओर ले जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक कॉफी बीन्स को भुना जाता है, उनका कैफीन सामग्री उतना ही कम होता है। हमारे कारखाने के दिल में रोस्टिंग प्रक्रिया ग्रीन कॉफी बीन्स को एक अद्वितीय तरीके से बदल देती है। जैसे जैसे तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस 656 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है, बीजों में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं।
और वे अपने हल्के या पीले हरे रंग से उस गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं जिसे हम कॉफी से जोड़ते हैं। यह परिवर्तन आमतौर पर 20 मिनट से भी कम समय में होता है। इस दौरान मास्टर रोस्टर बीजों के रंग पर बारीकी से निगरानी रखते हैं ताकि सही रूप से भुना जा सके। केवल रंग बदलने से कहीं अधिक, यह भूरे रंग की प्रक्रिया उस विशिष्ट स्वाद और आकर्षक सुगंध को खोलने के लिए आवश्यक होती है जो कॉफी को इतना आकर्षक बनाती है। एक बार जब बीन्स सही तरीके से भून लिए जाते हैं तो उन्हें एक ठंडा करने वाले कंटेनर में स्थानांतरित किया जाता है, जहां बलपूर्वक हवा उनके तापमान को जल्दी से कम कर देती है। मामूली हल्के हरे बीजों से लेकर समृद्ध भुने हुए पाउडर तक, कॉफी एक मोहक परिवर्तन से गुजरती है। कच्ची क्षमता से लेकर स्वादों और सुगंधों के एक संगीत माला में बदलते हुए, क्या आप जानते हैं कि केवल 2 किलो कॉफी बीन्स लगभग 200 कप कॉफी बना सकते हैं? अब कुछ ताजे भुने हुए बीजों को पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है, जबकि अन्य को पीसने की प्रक्रिया में भेजा जाता है। इसके बाद उन्हें सील कर दिया जाता है। पीसने का आकार ब्रूइंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विभिन्न पीसने की सख्ती विभिन्न विधियों के लिए उपयुक्त होती है, जैसे कि एस्प्रेसो से लेकर ड्रिप कॉफी तक। एस्प्रेसो मशीन पर एक बैरिस्टा कॉफी को बारीक पाउडर में पीसता है, सावधानी से पाउडर को पोर्टर फिल्टर बास्केट में रखता है और एक टैम्पर का उपयोग करके कॉफी को समान रूप से दबाता है। फिर पोर्टर फिल्टर को मशीन के ब्रूइंग ग्रुप में लॉक किया जाता है और एक्सट्रैक्शन शुरू होता है। हाई प्रेशर पंप गर्म पानी को कॉफी पाउडर के माध्यम से मजबूती से दबाता है, जिससे समृद्ध और सुगंधित एस्प्रेसो निकलता है, जिसे कप में इकट्ठा किया जाता है। दूध आधारित ड्रिंक्स जैसे कैपुचिनो और लाटे के लिए बैरिस्टा दूध को इच्छित बनावट तक फ्रोथ करने के लिए स्टीम वॉन्ड का उपयोग कर सकता है। एक बार जब एस्प्रेसो तैयार हो जाता है तो उपयोग किए गए कॉफी पाउडर को पोर्टर फिल्टर से हटा दिया जाता है और मशीन को साफ किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगली परफेक्ट ब्रू के लिए मशीन तैयार हो। कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं है, यह हमारे क्षणों की साथी है, बातचीत के लिए एक उत्प्रेरक है और गर्मी और आराम का स्रोत है। यह संस्कृतियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है, सीमाओं को पार करती है और हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है। प्रत्येक कप पीढ़ियों की कारीगरी का श्रद्धांजलि है, जहां विशेषज्ञता समय के साथ परिष्कृत हुई है। यह स्वादों और सुगंधों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो हमारे स्वाद कलियों पर एक आनंदमय नृत्य के रूप में एक साथ आता है। बिहाइंड द मैक के एक और एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बिहाइंड द मैक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोका कोला उत्पादन की रोमांचक दुनिया में ले चलेंगे, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पेय पदार्थों में से एक है। हम इस ऐतिहासिक पेय के पीछे की कारीगरी और इतिहास को उजागर करेंगे। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप हमारे नए एपिसोड कभी मिस न करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कोका कोला की कहानी 1966 में अटलांटा, जॉर्जिया से शुरू हुई, जब एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने एक ऐसा उपचार बनाने की कोशिश की जो सिरदर्द से राहत देने के साथ साथ ताजगी भी प्रदान करे। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग किया और पौधों के अर्क, कैरामेल रंग और एक गुप्त फॉर्मूला से एक सिरप तैयार किया। इसे शुरुआत में पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका कहा गया, लेकिन जल्द ही यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया और कोका कोला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शुरुआत में इस सिरप को सोडा पानी के साथ मिलाया जाता था, जिससे एक कार्बोनेटेड पेय तैयार होता, जिसे ग्राहक पसंद करते थे। फार्मासिस्ट होने के नाते पेम्बरटन ने इसे अपनी फार्मेसी के सोडा फाउंटेन पर बेचना शुरू किया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक ऐसा पेय बना लिया है जो दुनिया को बदल कर रख देगा। हालांकि हम यह समझा सकते हैं कि कोका कोला कैसे बनाया जाता है।
लेकिन इसकी मूल रेसिपी आज भी इतिहास के सबसे सुरक्षित रहस्यों में से एक है। माना जाता है कि यह रेसिपी अटलांटा के वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम में एक सुरक्षित तिजोरी में रखी गई है। केवल 2 कर्मचारियों को ही एक समय में पूरी रेसिपी की जानकारी होती है। उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। वे कभी साथ यात्रा नहीं कर सकते और यदि उनमें से कोई कंपनी छोड़ता है तो बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर किसी अन्य को चुना जाता है। सटीक विधि एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन कुछ प्रमुख सामग्री अच्छी तरह से जानी जाती है। कोका कोला में कार्बोनेटेड पानी, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, कैरामेल रंग, फास्फोरिक एसिड और प्राकृतिक फ्लेवर होते हैं। हालांकि कोका कोला को वास्तव में अलग बनाने वाली चीज है उसके विशिष्ट स्वाद को देने वाले पौधों के अर्कों का गुप्त मिश्रण। कोका कोला का उत्पादन अटलांटा में शुरू होता है, जहां कंपनी गुप्त सिरप संकेंद्रण तैयार करती है। इस संकेंद्रण को फिर विश्व भर में भरोसेमंद बॉटलिंग पार्टनर्स को भेजा जाता है, जो इसे अंतिम उत्पाद में बदलते हैं। उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को एक विस्तृत शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद इसे सिरप और मीठे पदार्थों के साथ बड़े टैंकों में मिलाया जाता है। सामग्री का अनुपात क्षेत्रीय स्वाद प्राथमिकताओं के आधार पर समायोजित किया जाता है। यही वजह है कि कोका कोला दुनिया के विभिन्न हिस्सों में थोड़ा अलग स्वाद ले सकता है। जब मिश्रण परफेक्ट हो जाता है तो इसे कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें प्रेशराइज्ड चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड को तरल में घोला जाता है, जिससे कोका कोला में वह विशिष्ट बुलबुले बनते हैं जो इसे ताजगी प्रदान करते हैं। हालांकि इस चरण के बाद भी पेय को पैकेज किया जाना जरूरी है, इससे पहले कि यह उपभोक्ताओं तक पहुंचे। कोका कोला की बोतलों का अपना एक अलग इतिहास है। पहली कांच की बोतल 1999 में पेश की गई थी और तब से इसका डिजाइन कई बदलावों से गुजरा है। आधुनिक करवी बोतल, जो 1557 से लगभग अपरिवर्तित है, दुनिया भर में तुरंत पहचानी जाने वाली प्रतीक बन गई है। कांच की बोतलों के अलावा कोका कोला अब प्लास्टिक बोतलों और एल्यूमीनियम कैनों में भी पैक किया जाता है। कार्बोनेट होने के बाद पेय उच्च गति वाली बॉटलिंग लाइनों में जाता है, जहां स्वचालित मशीनें प्रत्येक कंटेनर को सटीक रूप से भरती हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर बोतल या कैन में सही मात्रा में तरल हो और जाग के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। सीलिंग और कैपिंग के बाद लेबलिंग मशीनें कोका कोला की प्रतिष्ठित ब्रांडिंग लगाती हैं। वितरण से पहले पेय कड़े गुणवत्ता नियंत्रण जांच से गुजरते हैं। कोका कोला की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि हर बोतल और कैन स्वाद, कार्बोनेशन और सुरक्षा के सख्त मानकों पर खरी उतरे। इसमें संवेदी मूल्यांकन, सूक्ष्म जांच और उन्नत परीक्षण शामिल है, ताकि उपभोक्ताओं को हमेशा वही बेहतरीन स्वाद मिले जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। और यही है कोका कोला बनाने की प्रक्रिया। अटलांटा में तैयार की गई एक गुप्त सिरप से लेकर एक वैश्विक रूप से पहचानी जाने वाली पेय तक, जिसे अरबों लोग पसंद करते हैं। अगली बार जब आप कोका कोला की कैन या बोतल खोलें, तो हर घूंट में समाहित शिल्प, विज्ञान और इतिहास को सराहने के लिए एक पल लीजिए। अगर आपको कोका कोला बनाने की इस अंदरूनी जानकारी का वीडियो पसंद आया हो, तो अधिक रोचक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। बिहाइंड द मेक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको पर्दे के पीछे लेकर जाते हैं ताकि आप जान सकें कि रोजमर्रा की चीजें कैसे बनती हैं। आज हम टायर निर्माण की अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे, एक प्रक्रिया जिसने परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया और जो हमें हर दिन चलते रहने में मदद करती है। कच्चे सामग्री जैसे रबड़, कार्बन ब्लैक और स्टील के चयन से लेकर आकार देना, क्यूरिंग और पैकेजिंग तक, हम उन कारीगरी और विज्ञान का खुलासा करेंगे जो उन टायरों के पीछे हैं, जो हमारे वाहनों का समर्थन करते हैं और हमारे विश्व को गति प्रदान करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब
और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप कभी भी नया एपिसोड मिस न करें। अब आइए शुरू करते हैं। 1839 में चार्ल्स गुडायर ने रबर को वल्कनाइज करने की प्रक्रिया का पता लगाया, जिसने टायर निर्माण में क्रांति ला दी। उनकी यह खोज एक विकास की श्रृंखला की शुरुआत बनी, जिसके परिणामस्वरूप 20वीं सदी की शुरुआत में हवा से भरे टायरों का निर्माण हुआ। आज दुनिया भर के कारखानों में हर साल 250 मिलियन से अधिक नए टायर बनाए जाते हैं। टायर के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले इंजीनियरों द्वारा इसके संरचना को डिजाइन और परीक्षण करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर टायर के ट्रेड और अन्य डिजाइन विशेषताओं के प्रदर्शन का अनुकरण करता है। ये टायर की 3D रंगीन छवि उत्पन्न करता है और ये गणना करता है कि विभिन्न दबाव कैसे डिजाइन की मजबूती को प्रभावित करेंगे। डिजाइन अंतिम रूप में आने के बाद उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। एक आधुनिक टायर 10 से 15 घटकों से बना होता है, जिसमें प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़, रासायनिक तत्व और कार्बन ब्लैक शामिल होते हैं। इन सामग्रियों को रेल द्वारा फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां इन्हें आवश्यकता अनुसार संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम रबर और रासायनिक तत्वों को सटीक बैचों में मापते और मिलाते हैं। फिर इन्हें बैनब्री मिक्सर में भेजा जाता है। इस मशीन में 2 आपस में जुड़ी रोटर्स होती हैं, जो मिश्रण को गूंथने और शीयर करने का काम करती हैं, जिससे सामग्री आपस में मिल जाती है। मिक्सिंग शुरू होने से पहले बैनब्री मिक्सर चैम्बर को गर्म किया जाता है, ताकि रबर को नरम किया जा सके, जिससे वह अधिक लचीला हो जाता है। रोटर्स विपरीत दिशा में घूमते हैं, जो मिश्रण को गूंथने और शीयर करने का कार्य करते हैं, जिससे रबर अन्य सामग्री के साथ मिल जाता है। टायर के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग सूत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक रबर जैसा आटा बनता है, जिसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए शीट्स में लुढ़काया जाता है। टायर के प्लाई के लिए पॉलिएस्टर से बना एक कपड़ा एक मशीन में अनरोल होता है, जिसे कैलेंडर कहा जाता है, जो दोनों साइडों पर गर्म रबर लगाता है। इससे एक रबर कोटेड कपड़ा बनता है, जो टायर को मजबूत करता है। रबर अकेले टायर के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता, इसलिए कपड़े में कई कॉटन की डोरियां जोड़ी जाती हैं, जो हवा के चैनल प्रदान करती हैं और इसे और मजबूत बनाती हैं। ट्रेड, जो टायर की बाहरी परत है जो सड़क से संपर्क करती है, एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रबर यौगिक से बनाई जाती है। ट्रेड रबर 3 अलग अलग सूत्रों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। एक्सट्रूडर्स 3 रबर की धारियों को आकार देते हैं, जिन्हें फिर एक निरंतर पट्टी में मिलाया जाता है। फैक्ट्री पेंट रोलर्स का उपयोग करके रबर पर विभिन्न रंगीदार पट्टियां लगाती है, ताकि सामग्री की पहचान आसानी से की जा सके। एक ब्लेड ट्रेड रबर को आवश्यक लंबाई में काटता है। इसके बाद टायर को असेंबल किया जाता है। ये प्रक्रिया एक कर्मचारी द्वारा बीड रिंग्स को एक घूर्णनशील ड्रम पर रखने से शुरू होती है। फिर एक पतली रबर की परत, जिसे इनर लाइनर कहा जाता है, जो हवा के रिसाव और नमी के प्रवेश को रोकती है, लगाई जाती है। ये लाइनर टायर की सही इन्फ्लेशन को बनाए रखने में भी मदद करती है। फिर कॉर्डेड प्लाई, जो संरचनात्मक अखंडता प्रदान करती है और आंतरिक दबाव का प्रतिरोध करती है, लाइनर के ऊपर रखी जाती है। इसके बाद बीड्स, जो टायर को ताकत और आकार प्रदान करते हैं, जोड़े जाते हैं। फुलाए गए ब्लेडर्स रबर को दोनों तरफ बीड्स के चारों ओर लपेटते हैं और एक बार प्रक्रिया पूरी होने पर वे संकुचित हो जाते हैं। फिर रबर से बनी साइड वॉल्स लगाई जाती है, जो टायर की सुरक्षा और लचीलापन जोड़ती है। इन साइड वॉल्स में टायर के आकार, ब्रांड और अन्य आवश्यक विवरण भी होते हैं। इस बिंदु पर टायर की आंतरिक संरचना बन चुकी होती है। बाहरी आवरण को अलग से बनाया जाता है, जो एक अलग ड्रम के चारों ओर स्टील या अन्य मजबूती देने वाले बेल्ट्स लपेटकर शुरू होता है। ये बेल्ट्स टायर की ताकत
पंक्चर प्रतिरोध और स्थिरता को बढ़ाते हैं, खासकर उच्च गति पर। बेल्ट्स की संख्या और उनके कोण टायर के डिजाइन के अनुसार बदलते हैं। संगठित बेल्ट्स के ऊपर संकरे रबर स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं, जिसमें एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि तनाव समान रूप से वितरित हो। इसके बाद टायर के बाहरी भाग पर ट्रीड, सड़क से संपर्क करने वाला हिस्सा जोड़ा जाता है, जिससे टायर का संपूर्ण निर्माण पूरा हो जाता है। आंतरिक और बाहरी हिस्सों को एक ट्रांसफर रिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है और संकुचित हवा का उपयोग टायर को फुलाने के लिए किया जाता है, जिससे सभी परतें एक साथ जुड़ जाती हैं। अब टायर को ग्रीन टायर के रूप में जाना जाता है, जो एक अपरिपक्व टायर है जिसमें ट्रीड पैटर्न नहीं होता है। 1909 तक टायर असेंबली हाथ से की जाती थी। हालांकि गुडियर द्वारा टायर बिल्डिंग मशीन का आविष्कार करने से प्रक्रिया स्वचालित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन 6 से 8 टायर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन से बढ़कर 20 से 40 टायर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन हो गया, जो टायर के प्रकार पर निर्भर करता है। ग्रीन टायर को फिर एक बड़े मोल्ड में रखा जाता है ताकि उसे क्योर किया जा सके। यह मोल्ड एक विशाल क्लैम के जैसा दिखता है, जो खुलता है और अंदर एक लचीला बैलून, जिसे ब्लैडर कहा जाता है, दिखाई देता है। जैसे ही मोल्ड बंद होता है, ब्लैडर में भाप भर जाती है, जिससे यह फैलता है और टायर का आकार लेता है। भाप टायर को 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देती है और दबाव रबड़ को मोल्ड के जटिल डिजाइन में दबा देता है। इस क्योरिंग प्रक्रिया के दौरान रबर वल्कनाइजेशन, विकृत रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है, जो इसे चिपचिपी और कमजोर सामग्री से मजबूत और लचीले पदार्थ में बदल देती है। क्योरिंग प्रक्रिया के बाद किसी भी अतिरिक्त रबर को ट्रिम कर दिया जाता है, जिससे एक साफ और स्मूथ ट्रेड सतह मिलती है। फिर टायर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसमें किसी भी दोष या असमानताएं देखने के लिए निरीक्षण किया जाता है। जब एक नया टायर डिजाइन तैयार किया जाता है, तो उत्पादन लाइन से कई टायरों को नष्ट करने के परीक्षण के लिए लिया जाता है। कुछ टायरों को खोला जाता है ताकि वायु के बुलबुले, एयर पॉकेट्स की जांच की जा सके, जबकि अन्य टायरों पर पंचर प्रतिरोध का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं या उच्च गति पर प्रदर्शन का अनुकरण किया जाता है। टायरों की मीलर माइलेज भी जांची जाती है, जहां उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में धातु के ड्रमों पर घुमाया जाता है। एक बार जब टायर सभी निरीक्षणों और परीक्षणों को पास कर लेते हैं, तो उन्हें फिनिशिंग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि एक सुरक्षा कोटिंग जोड़ना, साइड वॉल पर ब्रांड नाम, आकार और विनिर्देशों को चिह्नित करना और आवश्यक लेबलिंग लागू करना। इसके बाद तैयार टायरों को वितरण के लिए पैक किया जाता है। टायरों को आमतौर पर गोदामों में संग्रहित किया जाता है, फिर उन्हें खुदरा विक्रेताओं या ऑटोमोटिव निर्माताओं को शिप किया जाता है। 2022 में वैश्विक टायर बाजार ने 314 अरब 7 करोड़ 7 लाख का वॉल्यूम हासिल किया, जो विकासशील क्षेत्रों में बढ़ती मांग और प्रौद्योगिकी में सुधारों से प्रेरित था। इस बाजार के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इस तरह टायर बनाने की अद्भुत यात्रा पूरी होती है। संरचना डिजाइन करने से लेकर सामग्री मिश्रण, मोल्डिंग और अंतिम परीक्षण तक टायर उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक कदम में विशेषज्ञ कारीगरी, सटीकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको टायर बनाने की इस पर्दे के पीछे की यात्रा का आनंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बिहाइंड द मेक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको पर्दे के पीछे ले जाकर यह दिखाते हैं कि रोजमर्रा की चीजें कैसे बनाई जाती हैं। आज हम सीमेंट उत्पादन की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा प्रक्रिया जिसने सदियों से हमारे शहरों और बुनियादी ढांचे को आकार दिया है। चूना पत्थर
और मिट्टी जैसी कच्ची सामग्रियों के चयन से लेकर उन्हें गर्म करने, पीसने और पैक करने तक, हम उस कारीगरी और विज्ञान को उजागर करेंगे जो हमारे विश्व को एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई एपिसोड मिस न करें। तो आइए शुरू करते हैं। सीमेंट और कंक्रीट को अक्सर एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन ये दो अलग अलग सामग्री हैं। सीमेंट वास्तव में कंक्रीट का एक मुख्य घटक होता है, जो पानी और एग्रीगेट, कणिकीय पदार्थ को बांधने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। कंक्रीट बनाने की प्रक्रिया सीमेंट उत्पादन से शुरू होती है, जो अंतिम उत्पाद की मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है। सीमेंट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) है। इसके आविष्कारक ने इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि इसका रंग इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित पोर्टलैंड द्वीप से निकाले गए पत्थर से मिलता जुलता था। सीमेंट उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री चूना, पत्थर और मिट्टी होती है, जिन्हें खदानों से विस्फोट या भारी मशीनरी की मदद से निकाला जाता है। निकाले जाने के बाद इन कच्ची सामग्रियों को क्रशिंग प्लांट, पिसाई संयंत्र में ले जाया जाता है, जहां उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर सटीक अनुपात में मिलाया जाता है, जिसे रॉ मील, कच्चा मिश्रण कहा जाता है। इसके बाद इस रॉ मील, कच्चे मिश्रण को एक मिल, बड़े घूर्णन सिलेंडर में भेजा जाता है, जहां इसे बारीक पाउडर में पीसा जाता है। पीसने की प्रक्रिया से मिश्रण की एकरूपता बनी रहती है और बाद की रासायनिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ती है। इसके बाद पिसे हुए रॉ मील को प्रीहीटर टावर में गर्म किया जाता है, जहां भट्टी, किल्न से निकलने वाली गर्म गैसें इसे गर्म करती हैं। इस प्रक्रिया में चूना पत्थर आंशिक रूप से विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैल्सिनेशन, दहन अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। प्रीहीट और प्री कैल्सिन किया हुआ यह रॉ मील फिर एक रोटरी किल्न, लंबा बेलनाकार भट्टी, में प्रवेश करता है, जहां तापमान लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भट्टी, किल्न के अंदर कच्ची सामग्री कई जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं और सिंटरिंग, एकीकरण प्रक्रिया से गुजरती है, जिससे अंततः छोटे संगमरमर के आकार के क्लिंकर नामक टुकड़े बनते हैं। क्लिंकर में कैल्शियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स और फेराइट्स जैसे यौगिक होते हैं, जो सीमेंट की बांधने, बाइंडिंग काज की विशेषताओं के लिए आवश्यक होते हैं। भट्टी से बाहर निकलने के बाद क्लिंकर को हवा की सहायता से तेजी से ठंडा किया जाता है, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और अवांछित क्रिस्टल संरचनाओं का निर्माण न हो। इसके बाद ठंडे किए गए क्लिंकर को सीमेंट मिलों में बारीक पीसा जाता है, जहां इसमें जिप्सम और फ्लाई ऐश, स्लैग या पोज़ोलाना जैसे अन्य योजक, एडिटिव्स, मिलाए जाते हैं। जिप्सम विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सीमेंट के जमने, सेट होने के समय को नियंत्रित करता है। सीमेंट के उत्पादन के बाद इसे विशेष प्रयोगशालाओं में कठोर रासायनिक और भौतिक परीक्षणों से गुजारा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उद्योग मानकों को पूरा करता है। इन परीक्षणों में सफल होने के बाद सीमेंट कंक्रीट निर्माण इकाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। कंक्रीट का अगला मुख्य घटक एग्रीगेट, कणिकीय सामग्री है, जो अंतिम मिश्रण का लगभग 75% हिस्सा बनाता है। एग्रीगेट में बजरी, ग्रेवल और रेत, सैंड दोनों शामिल होते हैं, जहां रेत बड़े बजरी कणों के बीच की खाली जगहों को भरकर मिश्रण को अधिक मजबूत और समान बनाती है। संतुलित अनुपात में मोटे और बारीक कणों वाला अच्छी गुणवत्ता का एग्रीगेट उपयोग करने से सीमेंट की आवश्यक मात्रा कम हो जाती है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव बनती है। कंक्रीट उत्पादन में एक और महत्वपूर्ण तत्व एडमिक्सचर, मिश्रण योजक का उपयोग है। ये विशेष रसायन कंक्रीट के गुणों को विभिन्न तरीकों से सुधारते हैं। प्लास्टिसाइजर कंक्रीट की कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे इसे आसानी से ढाला और लगाया जा सकता है, बिना अलगाव या अत्यधिक पानी के रिसाव के। एक्सीलरेटर्स जमने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जबकि रिटार्डर्स इसे धीमा करते हैं, जिससे पर्यावरणीय
परिस्थितियों के अनुसार अधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, चूंकि कंक्रीट की तन्यता ताकत सीमित होती है। रासायनिक योजक और स्टेनलेस स्टील, ग्लास या कार्बन फाइबर जैसी मजबूत करने वाली सामग्री का उपयोग इसकी प्रदर्शन क्षमता और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब सभी कच्ची सामग्री तैयार हो जाती है तो कंक्रीट उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है। पहला कदम होता है सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर और पानी की आवश्यक मात्राओं को ध्यानपूर्वक मापना, जो अंतिम उत्पाद की इच्छित मजबूती और विशेषताओं के आधार पर तय की जाती है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन एक विशेष क्षेत्र है जो इन सामग्रियों के आदर्श अनुपातों का निर्धारण करता है ताकि विशिष्ट संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निर्माण संहिता, बिल्डिंग कोड भी विभिन्न प्रकार के निर्माण परियोजनाओं के लिए सही मिश्रण अनुपातों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। सामग्री मापने के बाद उन्हें समान मिश्रण बनाने के लिए अच्छी तरह से मिलाया जाता है। पारंपरिक रूप से ये काम फावड़ों का उपयोग करके एक समतल सतह पर मैन्युअली किया जाता था, लेकिन आजकल कंक्रीट मिक्सर का उपयोग इस प्रक्रिया को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किया जाता है। मिश्रण के दौरान पानी को धीरे धीरे डाला जाता है, जो सीमेंट के साथ मिलकर एक पेस्ट बनाता है जो एग्रीगेट्स को एक साथ जोड़ता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रेशन कहा जाता है, जो गर्मी उत्पन्न करती है और समय के साथ यह प्रक्रिया जारी रहती है, जिससे कंक्रीट की मजबूती धीरे धीरे बढ़ती है। इस चरण में कंक्रीट की कार्यशीलता की जांच की जाती है और अगर आवश्यक हो तो अधिक पानी या सूखी सामग्री मिलाकर समायोजन किया जा सकता है। एक बार जब मिश्रण इच्छित स्थिरता तक पहुंच जाता है तो उसे निर्माण स्थल पर भेजा जाता है और मोल्ड्स या फॉर्मवर्क में डाला जाता है। परियोजना के अनुसार कंक्रीट को सीधे डाला जा सकता है या पंप और कन्वेयर के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेग्रीगेशन, जब बड़े एग्रीगेट्स बाकी मिश्रण से अलग हो जाते हैं, से बचा जाए। स्थापना के बाद कंक्रीट को संपीड़ित किया जाना चाहिए ताकि हवा के झीले और रिक्त स्थान हटाए जा सके, जिससे अंतिम संरचना घनी और मजबूत बने। ये आमतौर पर वाइब्रेटर्स, टैंपिंग या रोलिंग का उपयोग करके किया जाता है। एक बार संपीड़ित होने के बाद कंक्रीट क्योरिंग प्रक्रिया से गुजरता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें उचित नमी और तापमान बनाए रखा जाता है ताकि हाइड्रेशन प्रक्रिया जारी रह सके। क्योरिंग को सतह को गीला रखकर या उसे क्योरिंग मेम्ब्रेन, प्लास्टिक शीट्स या कंबल से ढककर किया जा सकता है। क्योरिंग की अवधि कंक्रीट के प्रकार और इच्छित मजबूती के आधार पर भिन्न होती है, जो आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक होती है। एक बार जब कंक्रीट पर्याप्त रूप से क्यूर हो जाता है तो फिनिशिंग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है ताकि इच्छित सतह की बनावट और उपस्थिति प्राप्त की जा सके। इसमें समतल करना, लेवलिंग, ट्रोवेलिंग या सजावटी फिनिश लागू करना शामिल हो सकता है। अपनी लचीलापन, स्थायित्व और लागत प्रभाविता के कारण कंक्रीट दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला निर्माण सामग्री बना हुआ है। और यह था सीमेंट बनाने की अद्भुत यात्रा। कच्ची सामग्री निकालने से लेकर पीसने, गर्म करने और अंतिम परीक्षण तक कंक्रीट उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में विशेषज्ञता, सटीकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको सीमेंट बनाने की इस पर्दे के पीछे की झलक पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। बिहाइंड द मेक में आपका स्वागत है। आज हम यूरो बैंक नोट उत्पादन की रोमांचक प्रक्रिया का अन्वेषण करेंगे, जहां विशेषज्ञता और उन्नत सुरक्षा तकनीकों का अनूठा मेल देखने को मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन पेपर से लेकर अत्याधुनिक प्रिंटिंग और गुप्त सुरक्षा विशेषताओं तक, हम यूरोप की मुद्रा के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई एपिसोड मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरो बैंक नोट 7 मूल्य वर्ग में आते हैं: 5, 10, 20, 50, 100 यूरो, 200 यूरो,
और 500 यूरो। हालांकि 500 यूरो नोट अब प्रिंट नहीं किए जाते, फिर भी वे कानूनी रूप से मान्य हैं। हर नोट का एक विशिष्ट रंग होता है और यह यूरोपीय वास्तुकला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है, लेकिन इनमें से कोई भी इमारत वास्तविक नहीं है। यूरो बैंक नोट्स में धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्नत सुरक्षा विशेषताएं होती हैं, जैसे होलोग्राम, रंग बदलने वाला स्याही, यूवी विवरण और उभरी हुई छपाई। कुछ निशान छिपे होते हैं और केवल इंफ्रारेड स्कैनर के तहत ही देखे जा सकते हैं। 29 बिलियन से अधिक बैंक नोट्स का प्रसार होने के साथ ये मुद्रा डिजाइन और सुरक्षा का शानदार मिश्रण है। यह कागज से शुरू होता है। सामान्य कागज के विपरीत यूरो बैंक नोट्स शुद्ध कपास फाइबर से बने होते हैं, जो उन्हें एक अनूठी बनावट देता है और अधिक टिकाऊ बनाता है। कॉटन को प्रोसेस करके शीट्स में बदला जाता है, जो नोट्स के आधार के रूप में काम करती है। इस चरण के दौरान सुरक्षा विशेषताएं जैसे वाटरमार्क और सुरक्षा धागा कागज में समाहित की जाती है, जो रेशों में इंटीग्रेटेड होती है, जिससे इन्हें नकल करना मुश्किल होता है। एक बार कागज तैयार हो जाने के बाद प्रिंटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें कई उच्च सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग का पहला कदम ऑफसेट प्रिंटिंग है, जिसमें मुख्य पृष्ठभूमि डिजाइन को दोनों ओर लागू किया जाता है, जिससे नोट के डिजाइन का आधार तैयार होता है, जिसमें जटिल पैटर्न और रंग होते हैं। इसके बाद आता है इंटैग्लियो प्रिंटिंग, जो बैंक नोट्स को उनका विशिष्ट एहसास देने के लिए उभरी हुई छपाई जोड़ता है। इस तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण तत्वों जैसे बड़े संप्रदाय के नंबर और वास्तुशिल्प आकृतियों के लिए किया जाता है। इन क्षेत्रों में गाढ़ा स्याही लगाया जाता है, जिससे एक ऐसा बनावट उत्पन्न होती है जिसे हाथ से महसूस किया जा सकता है। यह सुरक्षा बढ़ाता है और दृष्टिहीन व्यक्तियों को नोटों की पहचान करने में मदद करता है। एक बार बैंक नोट्स छापे और सुरक्षित किए जाने के बाद वे नंबरिंग स्टेज में जाते हैं। सीरियल नंबरों को लेटर प्रेस प्रिंटिंग के माध्यम से लगाया जाता है, जो उनकी मजबूती और घिसने के खिलाफ प्रतिरोध सुनिश्चित करता है। प्रत्येक यूरो बैंक नोट में एक अद्वितीय एल्फान्यूमेरिक सीरियल नंबर होता है, जिसमें एक अक्षर और 11 अंकों का संयोजन होता है। अक्षर उस देश का प्रतिनिधित्व करता है जो नोट जारी करता है, जबकि अंक ट्रैकिंग और सत्यापन के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। एक बार सभी प्रिंटिंग और सुरक्षा सुविधाएं लागू हो जाने के बाद बैंक नोट शीट्स गुणवत्ता नियंत्रण से गुजरती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रंग, सुरक्षा सुविधाएं और संरेखण कड़े मानकों के अनुरूप हों और दोषपूर्ण नोटों को तत्काल प्रसार से हटा दिया जाता है। अंत में मुद्रित शीट्स को अलग अलग बैंक नोट्स में काटा जाता है, बंडल में स्टैक किया जाता है और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ध्यानपूर्वक गिना और सत्यापित किया जाता है। बैंक नोट्स को अंतिम निरीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें दोषपूर्ण नोट हटा दिए जाते हैं और नष्ट कर दिए जाते हैं। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद ढेरों को श्रिंक रैप किया जाता है और शिपमेंट के लिए लेबल किया जाता है। इन्हें फिर यूरो क्षेत्र के राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों को भेजा जाता है, जो इन्हें वाणिज्यिक बैंकों, एटीएम और व्यवसायों को आपूर्ति करते हैं। इसके बाद ये नोट्स प्रचलन में आते हैं, जो दैनिक लेन देन के लिए तैयार होते हैं और यूरोप के मुद्रा प्रणाली की अखंडता बनाए रखते हैं। और यह रहा यूरो बैंक नोट्स बनाने की अद्भुत यात्रा। उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन पेपर से लेकर उन्नत प्रिंटिंग तकनीकों तक उत्पादन प्रक्रिया के हर कदम में सटीकता, नवाचार और विशेषज्ञ शिल्पकला की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह बैंक नोट्स के निर्माण के पीछे की प्रक्रिया का यह झलक पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई एपिसोड से अपडेट रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। आज हम आपको KFC के क्रिस्पी सुनहरे चिकन की दुनिया में लेकर जा रहे हैं। एक फास्ट फूड आइकन जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग पसंद करते हैं। 11 गुप्त हर्ब्स और मसालों के मिश्रण से लेकर सटीक ब्रेडिंग, फ्राई करने और तैयारी की प्रक्रिया तक हम उस कारीगरी और विज्ञान को उजागर करेंगे जो इसे बार बार खाने लायक बनाता है। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी मिस न करें। क्या आप जानते हैं कि KFC की मशहूर रेसिपी इतनी गुप्त है कि इसे एक वॉल्ट में सुरक्षित रखा गया है। KFC की शुरुआत जुड़ी है कर्नल हारलैंड सैंडर्स की अविश्वसनीय कहानी से, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी दृढ़ता और दूरदर्शिता से एक साधारण फ्राइड चिकन रेसिपी को वैश्विक सनसनी बना दिया। उनकी जुनून, मेहनत और अनोखी सोच ने KFC को इतिहास की सबसे सफल फास्ट फूड चेन में बदल दिया। 1890 में हेनरीविल, इंडियाना में जन्मे सैंडर्स का बचपन कठिनाइयों से भरा था और परिवार की मदद के लिए उन्हें कम उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। वर्षों तक उन्होंने खेती, कानून और बीमा बिक्री जैसे कई पेशे आजमाए, लेकिन कोई भी उन्हें स्थायी सफलता नहीं दिला सका। अपने 40वें दशक तक वह अब भी अपनी बड़ी सफलता की तलाश में थे। वह निर्णायक पल 1930 में आया जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक छोटा सा गैस स्टेशन खोला। ईंधन बेचने के बजाय उन्होंने अपने खुद के रसोई उपकरणों का उपयोग करके यात्रियों के लिए तला हुआ चिकन पकाना और परोसना शुरू किया। उनका चिकन तेजी से लोकप्रिय हुआ और 1936 तक उन्हें दक्षिणी व्यंजनों में उनके योगदान के लिए केंटकी कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि 1956 में एक नया हाईवे ट्रैफिक को उसके रेस्तरां से हटा ले गया, जिसके कारण उसे व्यापार को नुकसान में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। 65 साल की उम्र में एक छोटे से सोशल सिक्योरिटी चेक और अपनी गोपनीय चिकन रेसिपी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। सैंडर्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सड़क पर निकलकर व्यक्तिगत रूप से रेस्तरां मालिकों से मिलना शुरू किया और उन्हें मौके पर अपना सिग्नेचर चिकन पकाकर दिखाया। उसकी दृढ़ संकल्प का फल मिला और 1952 में पहला KFC फ्रेंचाइजी सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में खुला। 1960 के दशक की शुरुआत तक KFC ने पूरे अमेरिका में सैकड़ों स्थानों तक विस्तार कर लिया था। तो इस सफलता की कुंजी क्या थी? 11 हर्ब्स और स्पाइस का एक गुप्त नुस्खा जो दुनिया के सबसे अच्छे से रखे गए पाक रहस्यों में से एक है। यह फॉर्मूला इतना सुरक्षित है कि इसे एक हाई टेक वॉल्ट में रखा जाता है जिसमें मोशन सेंसर्स होते हैं और केवल कुछ विशेष अधिकारी ही पूरी मिक्स को जानते हैं। KFC अपने चिकन को दुनिया भर के फार्मों के नेटवर्क से सावधानी पूर्वक सोर्स करता है। वैश्विक स्तर पर चिकन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार सिर्फ मैकडोनाल्ड्स के पीछे। KFC यह सुनिश्चित करता है कि उसके पोल्ट्री आपूर्तिकर्ता नैतिक मानकों का पालन करें। ये चिकन सही स्थान, स्वच्छ पानी तक पहुंच और एक संतुलित आहार के साथ पाले जाते हैं जिसमें अतिरिक्त हार्मोन या स्टेरॉइड नहीं। KFC ने 2026 तक 100% केज फ्री चिकन में संक्रमण करने का वचन भी लिया है। 2024 तक US, U.K और कनाडा में उपयोग किए जाने वाले चिकन का लगभग 25% पहले ही इन मानकों को पूरा करता है। कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारने पर काम करती है, जिसमें बेहतर प्रकाश, चबूतरे और पर्यावरणीय समृद्धियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है और तनाव को कम करती है। जैसे ही चिकन पूरा आकार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें प्रसंस्करण संयंत्रों में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई निरीक्षणों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक चिकन को एक नियंत्रित वातावरण में पूरी तरह से साफ किया जाता है और संदूषण को रोकने के लिए स्वच्छता उपायों को लागू किया जाता है। इसके बाद
चिकन को मानक भागों में काटा जाता है। छाती, जांग, पंख और ड्रमस्टिक सटीक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ताकि सभी स्थानों पर समानता बनी रहे। फिर इन टुकड़ों को ठंडा किया जाता है, न कि फ्रीजर में, ताकि उनका प्राकृतिक स्वाद और बनावट बरकरार रहे। केएफसी किचन में पहुंचने पर चिकन को एक सावधानी पूर्वक तैयारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ताकि वह उस सिग्नेचर क्रिस्पी और जूसी बनावट को प्राप्त कर सके जिसे ग्राहक पसंद करते हैं। प्रत्येक टुकड़े की जांच की जाती है, फिर उसे एक ठंडे स्थान पर रखा जाता है जब तक कि उसे पकाने के लिए तैयार नहीं किया जाता। जादू की शुरुआत ब्रेडिंग प्रक्रिया से होती है, जहां चिकन को केएफसी के प्रसिद्ध मसालेदार आटे के मिश्रण में कोट किया जाता है। समान रूप से कोटिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टुकड़े को पहले ठंडे पानी में डुबोया जाता है, फिर उसे आटे के मिश्रण में लपेटा जाता है। इसके बाद आटे को चिकन के चारों ओर 7 गुना विधि से मोड़ा जाता है, जिससे एक परफेक्टली समान परत बनती है। ब्रेडेड चिकन फिर प्रेशर फ्राइंग के द्वारा पकाया जाता है, जो एक तकनीक है जिसे कर्नल सैंडर्स ने 1940 के दशक में शुरू किया था। पारंपरिक तलने के विपरीत प्रेशर फ्राइंग उच्च दबाव का उपयोग करके चिकन को कम तापमान पर जल्दी पकाती है, जिससे नमी और स्वाद बंद हो जाते हैं और सिग्नेचर क्रिस्पी बनावट बनती है। यह विधि केएफसी के चिकन को लगभग 15 मिनट में पकाने की अनुमति देती है। सामान्य तलने का आधा समय बिना मांस को सूखा किए। तलने के बाद चिकन को अतिरिक्त तेल से थोड़ी देर के लिए निकाल लिया जाता है, फिर इसे ताजे ताजे ग्राहकों को परोसा जाता है। इसे गर्म रखने के लिए हीट लैंप्स के नीचे कुछ समय तक रखा जाता है, ताकि इसका क्रिस्पी बाहरी हिस्सा और जूसी आंतरिक हिस्सा बरकरार रहे। और यह है केएफसी का प्रसिद्ध स्वाद केवल गुप्त रेसिपी के बारे में नहीं है, यह कर्नल सैंडर्स की अडिग दृढ़ संकल्प पर आधारित है। असफलताओं से लेकर सफलता तक उनका जुनून एक साधारण चिकन रेसिपी को एक वैश्विक सनसनी में बदल गया। अब आपको क्या लगता है कि केएफसी के चिकन को इतना लाजवाब क्या बनाता है? नीचे कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन दबाना न भूलें, सब्सक्राइब करें और भी शानदार कहानियों के लिए बेल आइकन बजाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।